अब हम जानते हैं हिमानी द्वारा किस प्रकार से अपर्दन होता है और किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि हिमानी क्या है। आप जानते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है और जब यह कोई बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा यानी हिमखंड जब किसी ढाल पर नीचे की ओर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद कहते हैं। और ये जो हिमानी है ये सपाट यानी कि चौड़ी खड़े ढाल वाली घाटी का निर्माण करती है और इस घाटी का जो आकार होता है वो अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा होता है। इस कैसा होता है इसका आकार? यू अक्षर के समान होता है, इसीलिए इसे यू आकार की घाटी कहा जाता है। हिमानी वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देती है, जिसके ढाल जो होते हैं वो खड़े वाले और तल थोड़ा सा चौड़ा होता है। उसके अलावा जब हिमानी चट्टानों में ढाल के सहारे नीचे खिसकती है तो ये चट्टानों को में घर्षण करते हुए निकलती है यानी घिसते हुए निकलती है। तो जो चट्टानों का चूर्ण होता है वो पर्वतों के निचले भागों में यानी पर्वतों के नीचे की तरफ जमा होने लगता है। इसे हिमोड़ कहा जाता है। यानी जब चट्टानों का चूर्ण हिमानी के घर्षण के कारण निचले भागों में इकट्ठा होने लगता है तब इसे हिमोड़ कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि पवन द्वारा किस प्रकार से अपर्दन की क्रिया होती है। आपने गर्मियों में आंधी और तूफान आते हुए देखा होगा। जब आंधी और तूफान आते हैं तो बहुत तेज हवा चलती है और इस हवा के साथ धूल मिट्टी सब उड़ती है। तो इससे ये धूल मिट्टी जो उड़ती है ये किसके कारण होती है? ये हवा द्वारा पवन द्वारा अपर्दन के कारण होती है। और जब ये धूल के कण चट्टानों से टकराते हैं तो वे इसे कुरेदते हैं और इससे अपर्दन की क्रिया तीव्र हो जाती है। और फिर जब ये टूटे हुए टुकड़े हवा के साथ एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो पवन द्वारा भी विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। और सबसे ज़्यादा आकृतियाँ इसकी मरुस्थलीय भागों में बनती हैं, यानी मरुस्थलीय भागों में पवन द्वारा अपर्दन ज़्यादा होता है। आप एक बार याद करिए कि क्यों होता है। हमने इसको पिछले भाग में समझा था ना, क्योंकि मरुस्थलीय भागों में क्या होता है वहाँ पर पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं और आप जानते हैं कि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं, इसलिए पानी जो है पानी या हवा उसे आसानी से अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाते। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा अपर्दन तीव्र गति से होता है और इसके अपर्दन से विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। वो उनमें से प्रमुख हैं बालू का स्तूप और छत्रक शिला। अब हम इनके निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहला है बालू का स्तूप। अब जब पवन चलती है यानी हवा चलती है तो क्या होता है, कई बार उसके मार्ग में कोई बाधा आ जाती है। तो जब उसके मार्ग में कोई बाधा आती है तो उसका वेग कम हो जाता है और उसके वेग को कम होने के कारण क्या होता है कि जो पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ है वो धरातल पर गिरने लगते हैं। यानी कि पवन के साथ अधिकतर मिट्टी और धूल कण वगैरह उड़ते हैं तो ये मिट्टी बालू धूल ये सब ज़मीन पर गिरने लगते हैं, धरातल पर गिरने लगते हैं। इससे बालू के टीलों का निर्माण होता है और इन्हीं बालू के टीलों को हम बालू का स्तूप कहते हैं, जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और बच्चों ये बालू का स्तूप स्थिर नहीं होते हैं, ये हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। उसके बाद है छत्रक शिला। बालू के कणों से जब अपर्दन होता है तो वो धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई पर अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो पवन जो है वो किसी भी स्थलाकृति के निचले भाग में तेजी से अपर्दन करती है, यानी कि इस भाग को जल्दी जल्दी घिस देती है, जबकि जो ऊपर का भाग होता है वो उसमें अपर्दन तीव्र गति से नहीं हो पाता है। तो वह जो भाग है वो चौड़ा और एक छतरी जैसा हो जाता है, जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो जब ऊपर का भाग छतरी के आकार का हो जाता है तो इस प्रकार से निर्मित आकृति को छत्रक शिला कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि समुद्री लहरों द्वारा किस प्रकार अपर्दन की क्रिया होती है। आपने अपने गाँव में तालाब में पशुओं को नहाते हुए देखा होगा।
जब ये पशु नहाकर बाहर निकलते हैं तो तालाब की जो लहर होती है, पानी होता है, वो किनारों से टकराकर और वहाँ की मिट्टी को भी अपने साथ अंदर ले जाता है। ऐसे ही जो समुद्री लहरें हैं वो तटों से टकराकर उसमें जो तटों पर जो मलबा होता है उसको अपने साथ अंदर ले जाती हैं, और कभी कभी वे इसे थोड़ी दूर पर क्या कर देती हैं, जमा कर देती हैं। इस प्रकार लहरों द्वारा कटाव से खड़े कगार और उसको जमा करने से समुद्री तटों का निर्माण होता है, और ऐसे तटों को क्या कहते हैं, पुलिन कहा जाता है। और जो मुंबई का जो जुहू बीच है और चेन्नई का मेरीना बीच है, कहाँ का, मुंबई का जुहू बीच और चेन्नई का मरीना बीच, ये इसी प्रकार से निर्मित हुए हैं। और कभी कभी जो लहरें हैं ये तटों से टकराती हैं और जो तटों का जो निचला भाग होता है उसको तेजी से अपर्दित करती हैं, यानी निचले भागों में अपर्दन तेजी से होता है। तब क्या होता है कि जो ऊपर का भाग होता है वह समुद्र की ओर झुक जाता है। इस प्रकार से निर्मित आकृति को हम भृगु कहते हैं। तो ऊपरी भाग खड़ा रहता है और समुद्र की ओर झुक जाता है, तब जो आकृति बनती है वह भृगु कहलाती है। तो बच्चों, आज आपने अपर्दन और निक्षेपण द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के बारे में जाना। अब तक आप लोग गणित में ही विभिन्न आकृतियों को पढ़ते आए होंगे, जैसे वर्ग, आयत, है ना। और आज आपने पहली बार भू आकृतियों के बारे में पढ़ा, सुना, है ना। और हो सकता है आपने इनमें से कुछ आकृतियों के नाम पहली बार सुने हो। तो एक बार हम इन्हें दोहरा लेते हैं और जान लेते हैं कि इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं। और आप एक बार याद करके बताते रहिएगा कि ये जो आकृतियाँ बनी हैं वो किस अपर्दन के कारक द्वारा निर्मित हुई हैं। सबसे पहले वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी को अंग्रेजी में वी शेप्ड वैली कहते हैं। देखिए, इसका आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के समान है। अब ज़रा याद कीजिए और बताइए कि यह किस अपर्दन के कारक द्वारा निर्मित हुई है। याद कीजिए, सोचिए। बहुत बढ़िया, यह नदी द्वारा निर्मित होती है। दूसरे प्रकार की आकृति है गॉर्ज। इसे अंग्रेजी में भी गॉर्ज ही कहा जाता है। और जब ये वी आकार की घाटी जब बहुत गहरी और संकरी हो जाती है तब ये क्या कहलाती है? बिल्कुल, ये गॉर्ज कहलाती है, जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगली आकृति है जलप्रपात। जलप्रपात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटरफॉल। और अब बताइए याद करके, यह किस अपर्दन के कारक द्वारा निर्मित होता है? याद कीजिए। बिल्कुल सही, यह भी नदियों द्वारा ही निर्मित होती है कि जब नदी के रास्ते में मुलायम और कठोर चट्टानें आती हैं तो मुलायम चट्टानों में अपर्दन ज़्यादा तीव्र गति से होता है, कठोर चट्टानों में इतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता। तब नदी की तलहटी कहीं पर ऊंची और कहीं पर नीची हो जाती है, और जब ऊंची तलहटी से जल निचली तलहटी पे गिरता है सीधे ढाल के सहारे, तब यह जलप्रपात कहलाता है। उसके बाद अगली आकृति बनी थी विसर्प। विसर्प को अंग्रेजी में मेंडर कहा जाता है। और देखिए, ये किसके द्वारा निर्मित है? आपको चित्र में समझ में आ रहा होगा, किसके द्वारा? नदियों द्वारा। कि जब नदी मैदानी भागों में बहती है तो सीधे रास्ते पे ना बह के टेढ़े मेढ़े रास्ते पे बहती है। तो इस प्रकार एक टेढ़े मेढ़े रास्ते जो एक रेंगते हुए सर्प यानी सांप की भांति दिखाई देते हैं, इन्हें विसर्प कहा जाता है। अगले प्रकार की आकृति है डेल्टा, और डेल्टा को अंग्रेजी में भी डेल्टा ही कहा जाता है, और यह भी नदियों द्वारा ही निर्मित होती है। और आपको दिख रहा है ये नदी है और ये समुद्र में मिलने से पहले अनेक धाराओं में बढ़ गई और इनके बीच में एक त्रिभुज जैसा आकार बन गया। अगले प्रकार की आकृति है स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और हेलेक्टाइट। इन्हें अंग्रेजी में भी क्रमशः स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और हेलेक्टाइट ही कहा जाता है, जैसे यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और ये चूने की चट्टानों में निर्मित होती हैं, और किसके द्वारा? भूमिगत जल द्वारा। उसके बाद अगली आकृति है हिमानी। इस द्वारा निर्मित यू आकार की घाटी, इसे अंग्रेजी में यू शेप्ड वैली ही कहा जाता है। जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जो घाटी बनी है वो अंग्रेजी के यू अक्षर के समान बनी है। अगला है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप को अंग्रेजी में सैंड ड्यून्स कहा जाता है, और यह किसके अपर्दन के कारण बनती है? ये पवनों द्वारा अपर्दन के कारण बनती है। अगला है छत्रक शिला।
छत्रक शिला को अंग्रेजी में मशरूम रॉक कहा जाता है, जैसे कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला है पुलिन। पुलिन को अंग्रेजी में बीच कहा जाता है और यह समुद्री लहरों द्वारा निर्मित होता है। अगला है भृगु। भृगु को अंग्रेजी में क्लिफ कहा जाता है और यह भी समुद्री लहरों द्वारा ही निर्मित होती है।